Good afternoon, everyone. I am chemistry faculty. My name is Devdas. Let's continue. अभी हम लोग लेक्चर शुरू करने के पहले कुछ बेसिक पॉइंट पर बात कर लेते हैं। बेसिक पॉइंट का मतलब क्या है? हम लोग 11th से 12th में मूव कर चुके हैं। हम लोग क्लास 12th में है ना? तो क्लास 12th में लास्ट सेशन के कंपैरिजन में और इस ईयर के कंपैरिजन में पिछले ईयर के कंपैरिजन में और इस ईयर के कंपैरिजन में सिलेबस में थोड़ा सा चेंजिंग है ना? मीन्स 1-2 चैप्टर को चेंज किया गया है। पहले हम लोग थोड़ा सीक्वेंस देख लेते हैं कि हम लोग कंप्लीटली फुल ईयर में करने क्या वाले हैं। इसमें हम लोग पार्ट वाइज डिस्कशन करेंगे और चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो जरा, अगर हम लोग केमिस्ट्री 12th की बात करते हैं तो केमिस्ट्री 12th में हमारे पास शुरुआत होती है सॉलिड स्टेट से। नेक्स्ट आपका आता है सॉल्यूशन। ये हम लोग पहले एक सीक्वेंस देख लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से सिलेबस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, फिर हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक। और लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम। अब अगर हम लोग इन सारे पैटर्न्स की बात करते हैं तो ध्यान से समझना बेटा, ये दोनों चैप्टर एनसीईआरटी के 11th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। फिर से समझ लो, जब भी हम लोग सीबीएसई का अकॉर्डिंग डिस्कशन करते हैं तो वहां पर ये दोनों चैप्टर 11th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। एक्चुअली ये पिछले साल तक आपके बोर्ड में भी 11th में डिस्कशन कर पा रहे थे, लेकिन आज न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंजिंग हो गया है और ये दोनों ही चैप्टर हमको 12th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, जबकि एनसीईआरटी में ये दोनों 11th क्लास में ही पढ़ा दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके 2 पोर्शन होते हैं। बेसिकली होता क्या है, एक चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर का नाम होता है केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम और नेक्स्ट आपका आता है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो यहां पर हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम को डिस्कशन करते हैं 12th क्लास में। आयनिक इक्विलिब्रियम में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम से डायरेक्टली लिंक करते हैं। जैसे आप लोगों को अगर नाम मालूम होगा तो ली चैटरली प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कुछ ऐसे पोर्शन है जो केमिकल इक्विलिब्रियम के आयनिक इक्विलिब्रियम में लिंक करते हैं। हाँ, कहीं कहीं पर किसी क्लास में सर ने आपके टीचर्स ने ये चैप्टर आपको पढ़ा दिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको फिर से रिवाइज करेंगे तो आपको और अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट हम लोगों को जाना होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहां पर अब एक चीज समझ लो, ये जो चैप्टर हैं, ये जो 5 चैप्टर के हमने नाम लिखे, ये सभी चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री में है। फिजिकल केमिस्ट्री में, ओके। बाकी के जो चैप्टर हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ, डी एंड एफ ब्लॉक हुआ, इसको हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक बोलते हैं। लेकिन आज के टाइम में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का नाम रख दिया गया है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये दोनों एक ही हैं, एक अलग अलग नाम से इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में भी बहुत सारे ग्रुप है, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17, 18, लेकिन आप लोगों को ग्रुप नंबर 16 से शुरुआत करनी है। मैं आपको अभी सिर्फ सिलेबस के बारे में डिस्कसन कर रहा हूं, अभी मैं सारी बातें आपको बताने वाला हूं बहुत डिटेल में। नेक्स्ट
आपके पास जो आता है, और इतना पोर्शन, ध्यान समझिए बेटा, इतना पोर्शन यहां तक, ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। इसके बाद जितने भी आपके पोर्शन है, जैसे मैं लिख देता हूं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। नेक्स्ट आपका आता है अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, शॉर्ट लैंग्वेज में हम इसको अमाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बायोमोलिक्यूल, नेक्स्ट आपका आता है पॉलीमर, और लास्ट आपका आता है ग्रीन केमिस्ट्री, इसको नैनो केमिस्ट्री भी बोलते हैं। चलो अब मेन बात क्या है वो समझो, मैं ये सारी बातें आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं वो समझ लो आप। हालांकि ये सब सीक्वेंस आपने बुक में भी देखा होगा। तो अगर हम लोग इस सीक्वेंस की बात करते हैं तो हम लोगों को इस तरीके से अपने सिलेबस को कंटिन्यू करना है, ठीक है बेटा। अब एक चीज समझ लो, यहां पर इस तरीके से सिलेबस को क्लासिफाई कर दिया गया है। बेसिकली जब आपने 11th में मूव किया होगा 10th टू 11th, तो आपको सर ने बताया होगा कि हम लोगों को टोटल केमिस्ट्री में ओवरऑल एवरेज 30 चैप्टर को डिस्कशन करना होता है, जिसमें ये एवरेज 30 है, बट कहीं कहीं पर कुछ चैप्टर्स को सब टॉपिक में डिवाइड करके एक नया चैप्टर बना दिया गया है, जिसमें वो टोटल 32 हो जाते हैं। लेकिन आप एक पकड़ के चलो राउंड फिगर कि आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए टोटल 30 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि बहुत जरूरी हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में 3 ब्रांच अभी मैंने आपको बताए, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्चुअली है क्या, केमिस्ट्री में टोटल 7 ब्रांचेज हैं, लेकिन हम लोगों के 12th लेवल के बेस पर, मेडिकल के बेस पर, इंजीनियरिंग के बेस पर हम लोगों को ये 3 ब्रांचों पर डिस्कस करना होता है। तो अभी हम लोग बारी बारी 1 नंबर टॉपिक से शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग सॉलिड स्टेट को डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट के बाद सॉल्यूशन। मैंने जो सीक्वेंस लिखा इसी सीक्वेंस पर जाएंगे। हो सकता है आपकी बुक में सीक्वेंस डिफरेंट हो, बट उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग इस सीक्वेंस पे जाएंगे और चीजों को कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, तो आप लोग समझ गए हो। ये मैंने आपको एक रिव्यू दे दिया सारे सिलेबस का कि आपको 12th के बोर्ड के लिए इतना पढ़ना है। हाँ, 12th के बोर्ड के लिए इतना पढ़ना है, लेकिन मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए ये सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए आपको अप्रोक्स 30 चैप्टर पढ़ने होंगे, जो कि 11th के भी चैप्टर इसमें इंक्लूडेड होते हैं। और उन सभी चैप्टर का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिंक हमेशा रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ बातें बताता हूं। आपने ध्यान दिया होगा, एक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, या हम लोग कह सकते हैं इन अनदर लैंग्वेज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये चैप्टर जब सर पढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं तो उस टाइम ही पहले ही बोल देते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसका रीजन ये है, केमिस्ट्री में एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं हम लोग पी ब्लॉक, एक चैप्टर और है जिसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। तो ये दोनों चैप्टर 12th के हैं, मैंने बाकी के जो नाम लिखे वो 11th में है। ये दोनों चैप्टर डायरेक्टली पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, समझ रहे हो। इसीलिए उस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है और इसीलिए वो इंपॉर्टेंट बहुत है। नेक्स्ट पॉइंट, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, समझ रहे बेटा। केमिकल बॉन्डिंग का यूज कंप्लीटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। अब हम लोग कह सकते हैं, इफ वी विल काउंट द नंबर ऑफ चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7, लगभग अप्रॉक्स 7 चैप्टर आपके डिपेंडेबल है केमिकल बॉन्डिंग से, जो कि बहुत जरूरी है। समझना बात को। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि 30 चैप्टर्स को किस तरीके से इन्होंने अरेंज किया है। तो
हम लोगों को ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्कशन करना है, जिनका लिंक 11th से भी है। आपको 11th के टॉपिक भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, कम टू द पॉइंट आते हैं। हम लोगों को शुरुआत करनी है सॉलिड स्टेट से। आपका पूरे साल का ओवरव्यू, जिसमें हम लोगों को बोर्ड लेवल पर इतना पढ़ना है, लेकिन मेडिकल और इंजीनियरिंग में हम लोगों को कंप्लीटली 30 क्वेश्चन पढ़ना है। और एक चीज और समझ लो, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा चैप्टर में ज्यादा वेटेज है, कौन से का कम वेटेज है। तो बेटा एक चीज समझ लो, बोर्ड में आप वेटेज का कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में वेटेज का कोई मतलब नहीं है। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आना है और कुछ भी आ सकता है। ओके, तो जो चीज आपको टफ लगती है, कि समझ लेना, जो चीज आपको टफ लगती है समझ लो वही इंपॉर्टेंट है। क्यों? रीजन वो भी समझो, क्योंकि जो आपको नहीं आता एग्जाम में वही आता। समझे बात को? जो आपको नहीं आ रहा है, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से नहीं है, एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आएगा। और यही रीजन है कि आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो आपको हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस करके चलना है, हर एक चैप्टर के हर एक पॉइंट पर आपको डिस्कस करना है। ओके, तो चलो हम लोग बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। क्लास 9 से क्लास 6 से हम लोगों को बता दिया जाता है कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। बेसिकली हम सभी लोग जानते हैं सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है। सॉलिड स्टेट का मतलब है एक ऐसा सब्सटेंस जिसका अपना डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम हो, दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। यस, ये बात राइट है। लेकिन जब हम लोग कंपटीशन लेवल पर इसको डिस्कस करते हैं तो चीजें बहुत सी चेंज हो जाती हैं। कैसे चेंज हो जाती है? देखो, मैं एक छोटा सा पॉइंट लिखता हूं, आप सब लोग समझेंगे सॉलिड स्टेट क्या होता है। मैं सिर्फ एक छोटा सा हिंट लिख रहा हूं, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ये तो हम सभी को मालूम है कि जो भी मटेरियल अपना फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम को फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। लेकिन अगर हम लोग लिक्विड और गैस की बात करते हैं तो उनका इंडेफिनिट शेप और वॉल्यूम होता है, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड भी कह सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट क्या होता है? डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम जिस किसी भी सब्सटेंस में हो, वो सॉलिड स्टेट। ये हम सब लोग जानते हैं। 9th क्लास में, 8th क्लास में, 10th क्लास में, हर जगह ये बात बताई जाती है। बहुत ईजी भी लगती है ये बात। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब नेचर ने इन चीजों को डेवलप किया होगा तो सॉलिड 3 फैक्टर्स में डिवाइड हुआ, स्टेट 3 फैक्टर्स में डिवाइड हुआ, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन क्यों? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो पक्का आता होगा, या जब सर लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो दिमाग में ये क्वेश्चन क्लिक कर जाता है कि जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स मींस एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। बट अब केमिस्ट्री लैंग्वेज शुरू हो गई, सब लोग यहाँ अच्छे से ध्यान देना। जितने भी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स जब अरेंज होते हैं तो अरेंज होने पर वो 3 डिफरेंट स्टेट्स को शो कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम सभी लोग ये बात जानते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, क्यों? वाई? ऐसा क्यों होता है कि वो पार्टिकल्स 3 स्टेट में डिफाइन हो रहे हैं? 5 में हो, 10 में हो। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो जनरल स्टेट होती है वो नॉर्मली 5 तरीके की स्टेट होती है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन का नाम दिया जाता है। 9th क्लास के एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं हम अपने पॉइंट्स पर। मेरा क्वेश्चन ये है, हम सभी लोग जानते हैं द सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, दीज सब्सटेंस आर नोन एज सॉलिड। बट क्वेश्चन ये है कि अगर सब्सटेंस 3 स्टेट को डिफाइन करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस को, तो क्वेश्चन मेरा ये है, क्यों करता है? समझना ध्यान से। ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से वो 3 स्टेट को डिफाइन करता है? 2 को कर लेता तो हमारी लाइफ उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव करती है, नेचर उसके अकॉर्डिंग काम करता। 1 पे कर लेता तो तब भी नेचर उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव करता। लेकिन नहीं, नेचर में 3 स्टेट है, इसलिए हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव कर रही है। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझना ध्यान से। जो एक मछली होती है ना, फिश, उसको सरफेस की जरूरत नहीं पड़ती। रियलिटी में अगर आप स्टडी करें और देखें तो किसी भी फिश को सरफेस की जरूरत ही नहीं है। उनको नींद आती है, वो लिक्विड की सरफेस पे ही सो लेते हैं, है ना। ऑक्सीजन उनको मिलती रहे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोगों की बॉडी के लिए तीनों स्टेट की जरूरत है। जो फिश है वो सिर्फ 2 स्टेट में सर्वाइव कर सकती है, एक लिक्विड और एक गैस, ठीक है। लेकिन हम लोगों की बॉडी कोई भी एक स्टेट ना मिले तो हम लोगों की बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है।
तो ये तो बात होगी नेचुरल फिनोमेना की, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं अपने कंसेप्ट की। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से मटेरियल केवल 3 डिफरेंट स्टेट को डिस्कस करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस? क्या आप लोग ये बता सकते हैं? अगर आपने ध्यान दिया हो तो 11th में एक चैप्टर है गैसियस स्टेट, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेट ऑफ मैटर। तो इसमें इन तीनों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको ये बात याद होगी कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से मैटर 3 डिफरेंट स्टेट्स को शो करता है। यस, तो वो है 2 फैक्टर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी की वजह से जो पार्टिकल्स हैं, जो मटेरियल है, वो 3 डिफरेंट स्टेट्स को शो करता है, जिसमें हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करते हैं। तो अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सॉलिड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो ये जो सॉलिड है वो अपना एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम बनाता है। यस, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही माइनर आपस में वाइब्रेट करते रहते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स इतने ज्यादा टाइटली पैक होते हैं कि हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। दीज आर द थिंग्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैं जो बात कर रहा हूं ये सभी प्रॉपर्टीज है किसकी? सॉलिड की। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, जितने भी सब्सटेंस होते हैं अगर उनका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है तो वो सॉलिड है। उनके पार्टिकल्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। सॉलिड के पार्टिकल्स माइनर वाइब्रेट होते रहते हैं, आई मीन वो अपने मीन पाथ को हमेशा फॉलो करते हैं, है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है? सॉलिड्स की है। नेक्स्ट, अगर हमें सॉलिड के स्टेट को चेंज करना है तो हमें बहुत हाई टेम्परेचर उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। कुछ मटेरियल है जिसको हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वहां पर बहुत हाई टेम्परेचर का कंसेप्ट काम करता है। उसके वहां पर कुछ प्रेशर भी काम करेगा, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग बात करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस 2 फैक्टर्स पर डिपेंडेबल है। अगर हम लोग किसी भी स्टेट्स की बात करते हैं, किसी भी स्टेट्स की, तो हम लोग जानते हैं ये 2 फैक्टर पर डिपेंडेबल है। कौन से फैक्टर पर डिपेंडेबल है? एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और नेक्स्ट थर्मल एनर्जी। इन 2 फैक्टर्स की वजह से सॉलिड, लिक्विड और गैस बनता है। अब बारी आती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी होता है क्या। अब एक चीज और समझ लो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब है किसी भी स्टेट में, केवल सॉलिड की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल तीनों स्टेट्स की बात कर रहे हैं, किसी भी कंपोनेंट्स में, किसी भी स्टेट्स में एटम्स या कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करे या रिपल्सन फोर्स काम करे, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। In a simple language, we can say that the attraction force or repulsion force present between particles in a substance is called intermolecular force. Next point is thermal energy. Thermal का basically मतलब क्या होता है? Thermal का मतलब होता है heat, है ना। एक चीज और समझ लो, थर्मल का मतलब हीट होता है। तो जनरली जब किसी भी कंपोनेंट्स के बीच में हीट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स होंगे जो आपस में टाइटली पैक होंगे वो क्या करेंगे, लूज होना शुरू होंगे। और जब लूज होना शुरू होंगे तो वो अपनी स्टेट्स को बदलना शुरू करेंगे। तो उस केस में यहाँ पर 2 इफेक्ट दिखाई देते हैं। कौन से? एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और दूसरा थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या है? द फोर्स प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स। 2 पार्टिकल्स के बीच में, किसी भी स्टेट्स में पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स अप्लाई है वो रिपल्सन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का वैल्यू जब ज्यादा होगा तो वो सॉलिड बनाएगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का वैल्यू जब कम होगा तो वो गैस बनाएगा। तो अगर हम लोग इफेक्ट की बात करते हैं, समझ रहे बेटा, अभी मैंने आपको ये बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी क्या होता है। हम इसको बहुत ज्यादा एक लेंथी डेफिनेशन में भी आपको बता सकते थे, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट समझो, इनका कभी डेफिनेशन आता नहीं है। बस आपको रीजन समझना है कि ऐसा क्यों होता है और उसके इफेक्ट से कंपोनेंट्स में क्या क्या चेंजिंग हो सकती है। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम लोग इफेक्ट की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या है, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। ठीक है बेटा, फोर्स की तो हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर 3 स्टेट्स की बात कर रहे हैं, सॉलिड,
लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का वैल्यू बढ़ता चला जाता है, कंपोनेंट्स सॉलिड में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब आपको लर्न रखना है अट्रैक्शन फोर्स, और हम लोग जानते हैं सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है और गैसेस में अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू सबसे कम होता है, इसीलिए हम इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अब पॉइंट आता है करेंगे क्या, है ना। अब एक चीज और समझ लो, जब हम लोग सॉलिड को, ध्यान से समझिए बेटा, जब हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड बनाता है, और फिर हम लोग जब लिक्विड को हीट करते हैं तो फिर वो गैस बनाता है। जस्ट यहाँ पर हमें हीट करना है तो ये अपने स्टेट्स में कन्वर्ट होगा। इसका जस्ट अपोजिट, अगर हम लोग गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड बनेगा। ये आपका टर्म्स है। इसी बेस पर इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी की बात की गई। तो अगर हम लोग इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी की बात करेंगे तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सॉलिड में थर्मल एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद लिक्विड, और सबसे ज्यादा किसमें होगी, गैस में। बेसिकली थर्मल का मतलब क्या है, थर्मल का मतलब होता है हीट। अगर किसी कंपोनेंट्स में हीट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो सिंपल सी बात है, सॉलिड लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड गैस में बदलेगा, और गैस आपका आयोनाइजेशन में बदलेगा। ये बात बॉर्न-नेबर साइकिल में बताई गई। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं, आपको याद होगा बॉर्न-नेबर साइकिल में एक कंपाउंड बनता था, कौन सा, आयनिक कंपाउंड। एग्जांपल के तौर पे NaCl, और NaCl बहुत पॉपुलर कंपाउंड है ना, वो बॉर्न-नेबर साइकिल के अकॉर्डिंग। बॉर्न-नेबर साइकिल के अकॉर्डिंग एक्चुअली क्या हुआ, सोडियम को जब क्लोरीन के साथ ऐड करते हैं तो NaCl बनता है। ठीक है, अगर ध्यान दो, सोडियम सॉलिड फॉर्म में, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में, क्या दोनों कंबाइंड होकर NaCl जो कि आयनिक कंपाउंड बनाता है, और आयनिक कंपाउंड तो सॉलिड में, क्या वो बन सकता है? प्रैक्टिकली अगर देखें, ऐसे अगर हम लोग देखें तो नहीं बन सकता। जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मान लेते हैं मार्कर है, ये तो सॉलिड है। अगर ये मार्कर यहां पर रखा हुआ है तो हम लोग जानते हैं सराउंडिंग में गैसेस भी है, तो कुछ तो इसमें चेंजिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट नहीं, गैस के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते। यही रीजन है बॉर्न-नेबर साइकिल ने इसके बारे में लेकिन बताया। उन्होंने बोला जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड जब गैसेस के साथ कंबाइंड होता है तो आयनिक कंपाउंड बनता है, लेकिन वहां पर एक प्रोसीजर काम करता है, एक साइक्लिक प्रोसेस काम करता है। उस साइक्लिक प्रोसेस में कई जगह एनर्जी की बात की गई है, लैटिस एनर्जी की बात की गई है, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की गई है। उस कंसेप्ट में बताया गया है कि जैसे जैसे हीट को हम लोग इंक्लूड करते चले जाते हैं, पार्टिकल्स अपनी एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होता चला जाता है, और आफ्टर दैट वो आयोनाइजेशन फॉर्म को रिसीव कर लेता है, और जब आयोनाइजेशन फॉर्म को रिसीव करेगा फिर वो दोनों आपस में पार्टिकल्स कंबाइंड होंगे, एनर्जी रिमूव करेंगे, तो फिर वो आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन होके आयनिक कंपाउंड बना लेंगे। तो ये हीट का इन्वॉल्वेशन वहां बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इफेक्ट पढ़ रहे थे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी की। तो जैसे हम लोगों ने देखा, इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सॉलिड के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है, गैसेस के पास सबसे कम होता है। सेम केस अगर हम लोग थर्मल एनर्जी की बात करते हैं तो थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पास होगा, गैस के पास होगा, और सबसे कम किसके पास होगा, सॉलिड के पास होगा। तो ये तो बात हो गई इसके सॉलिड स्टेट के इंट्रोडक्शन की। अब इसी पर बेस होके, अब समझना बेटा, अब आपका मेन कंसेप्ट अब शुरू हुआ, है ना। इसी पर बेस होके सॉलिड स्टेट को टू टाइप से डिवाइड किया गया। कौन से टू टाइप से, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है अमोर्फस सॉलिड। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं सॉलिड स्टेट क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सॉलिड स्टेट क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज crystalline solid, next is amorphous solid। amorphous solid को हम लोग सुपर कूल्ड सॉलिड भी कह सकते हैं, और इसी को हम लोग स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। हम लोगों को सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करनी है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, बस ये समझिए। आप लोगों ने देखा होगा
हम लोग अपने अपने घरों में खाना बनाते हैं, है ना, हम लोग मतलब किचन में खाना बनता है। तो जब हमारे पास मटेरियल तैयार करते हैं तो सब्जी बनाते हैं, है ना, और सब्जी में एक इंग्रेडिएंट डाला जाता है जिसका नाम होता है नमक। अगर वो नमक ना हो तो क्या उसमें टेस्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर जो नमक है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब नमक क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, हम लोग एक एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं जो कि सब लोग जानते हैं, NaCl। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। NaCl क्या है? NaCl आपका एक आयनिक कंपाउंड है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऐसा क्या है जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है? तो बेसिकली ये इनका अरेंजमेंट है जिसको हम लोग पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअली है क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब है एक ऐसा सॉलिड जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा रेगुलर पैटर्न को शो करें, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब एक्चुअली देखा जाए रेगुलर पैटर्न क्या है ना। रेगुलर पैटर्न की अगर बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपकी बात करता हूं इस बात के लिए, ठीक है। अब देखो जरा समझो, गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया। क्या रूल बनाया? कि जो भी पर्सन बाइक लेके रोड पर चलेगा वो हेलमेट लगाएगा, समझना ध्यान से, या जो भी गाड़ी से चलेगा वो सीट बेल्ट लगाएगा। उसने तो अपना रूल बना दिया, लेकिन क्या सभी लोग फॉलो करते हैं? नहीं करते। जो फॉलो करता है उनको बेनिफिट होता है। अब बेनिफिट मतलब कुछ अगर मिसहैपनिंग होती है तो उससे वो सेफ रहते हैं। सेम केस अगर हमारे पास रेगुलर पैटर्न की, जरा हम केमिस्ट्री में उस एग्जांपल को रेगुलर पैटर्न से लिंक करते हैं, अगर सभी लोग उस सीक्वेंस को फॉलो करें, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पैटर्न। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग अपने अपने स्कूल में प्रेयर करने के लिए जाते थे, और जब लोग प्रेयर करने के लिए जाते थे तो आपको याद होगा असेंबली में सबको एक लाइन में खड़ा करते थे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, उसको बोलते हैं रेगुलर पैटर्न। अगर एक बॉयज की लाइन है तो उसमें सारे बॉयज होंगे, एक गर्ल्स की लाइन है उसमें सारे गर्ल्स होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेगुलर पैटर्न। यहां पर भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब क्या है? रेगुलर पैटर्न, है ना। मींस इन्होंने बोला द सॉलिड्स, मैं लिखता हूं, द सॉलिड इन विच all constant particles अब कांस्टेंट पार्टिकल्स का मतलब क्या? कांस्टेंट पार्टिकल्स का मतलब है जिससे मिलकर वो बने हैं। कांस्टेंट पार्टिकल्स का मतलब क्या? जिससे मिलकर वो बने हैं। और किससे मिलकर बने होते हैं? जनरली हम सभी लोग जानते हैं, एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल्स। हम लोगों की बॉडी भी इसी चीज से बनी है, मालूम है आपको? हम लोगों की बॉडी भी इन्हीं एटम से बनी है। और एक मैं आपको फैक्ट बताता हूं, अगर हम लोग अपनी बॉडी को, ध्यान से समझना, अगर हम लोग अपनी बॉडी में प्रेजेंट जितना भी स्पेस है उसको एकदम कंबाइन कर दें, कॉम्पैक्ट कर दें, वो एक अलग बात है कि करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम उसको कॉम्पैक्ट कर दें तो एक्चुअली होगा क्या? अगर हम अपनी बॉडी में से सारे स्पेस को हटा दें और पार्टिकल्स को कंप्रेस कर दें तो आप देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो पार्टिकल्स होंगे, जो एटम होगा, आई मीन दैट इज फॉर्म एटम, उस टाइम जो एटम होगा उन एटम्स की क्वांटिटी सिर्फ इतने से शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब एक आइस क्यूब के बराबर शेप में सारे एटम कंबाइंड हो सकते हैं, समझ गए? तो हमारी बॉडी एटम से मिलकर बनी है और वो स्पेस उसमें ज्यादा है। अगर उन स्पेस को कम कर दिया जाए और सारे पार्टिकल्स को कंप्रेस कर दिया जाए तो एक छोटे से आइस क्यूब के बराबर या शुगर क्यूब के बराबर सारे पार्टिकल्स एडजस्ट हो जाएंगे। ये केमिस्ट्री का फैक्ट है, समझ लो। और एक ऐसा क्यों होता है वो भी समझ लो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एटम में 99.99% स्पेस होता है, इसलिए वो बॉडी को कंप्रेस करके एक आइस शुगर क्यूब में या शुगर क्यूब के स्पेस के बराबर इस शेप में उसको अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कांस्टीट्यूट पार्टिकल। अब हम लोग बात कर रहे हैं द सॉलिड इन विच ऑल कांस्टीट्यूट पार्टिकल्स आर अरेंज in a regular
3D पैटर्न इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है बेटा, तो क्या बोला गया, एक ऐसे सॉलिड्स जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज हैं, ऐसे सॉलिड जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स अरेंज हैं किससे, 3D पैटर्न पर और रेगुलर पैटर्न पर, उस केस में हम उसको बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया NaCl, KCl, MgCl2 एक्सेट्रा, मीन्स ऑल आयनिक कंपाउंड। जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड होंगे वो सभी आपके क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। हाँ, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये बात हो गई क्रिस्टलाइन सॉलिड की। अब हम लोगों को नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन करना है अमोर्फस सॉलिड पर। अब देखो जरा, अमोर्फस सॉलिड की अगर हम लोग बात करते हैं, समझ लो बेटा, अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का आपस में बहुत अच्छा वेरिएशन है। अच्छा वेरिएशन का मतलब ये, उनके बीच में बहुत अच्छे अच्छे कंपेयर करने के लिए पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो हम लोग उसकी बात करेंगे। तो अभी हम लोगों को डिस्कस करना है अमोर्फस सॉलिड की। अभी हम लोग क्रिस्टलाइन को खत्म नहीं किया है, अभी हम इसको बहुत डिटेल में और पढ़ने वाले हैं, बट दोनों के कंपैरिजन के बेस पर हम लोगों को आगे चलना है, तो चीजें उतनी ही हम लोगों को मजा आएगा पढ़ने में, है ना। तो अभी हम लोगों को अमोर्फस सॉलिड की बात करना है। जब अमोर्फस हो जाएगा फिर हम लोग वापस क्रिस्टलाइन पर मूव करके आएंगे और फिर दोनों का कंपेयर करेंगे। ओके।